हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ एमसीक्यू के ज़रिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है। नंबर ऑफ शेड्यूल इज 11, नंबर ऑफ पार्ट्स 25 और द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज आउटलाइन इन आर्टिकल 368। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये सही है, आयरलैंड से लिया गया है। नंबर ऑफ शेड्यूल इज 11, नहीं ये अभी 12 हुआ है। तो ओरिजिनली जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब क्या था, 395 टोटल आर्टिकल था और 8 शेड्यूल था और 22 पार्ट्स था। 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स। अभी है 470 आर्टिकल है, 12 शेड्यूल है और 25 पार्ट्स है। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, डायरेक्टिव द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज आउटलाइन इन आर्टिकल 368, ये भी सही है। तो गलत ऑप्शन ये वाला है। तो सही आंसर होगा बी। ये हमारा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। मेजर सोर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 का एक्ट है। उसमें फेडरल स्ट्रक्चर जो स्टेट और सेंटर का जो स्कीम है, मतलब जो स्ट्रक्चर है, इसको लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, एपीएससी वगैरह, सुप्रीम कोर्ट। दूसरा मेजर सोर्स है ब्रिटिश, जैसे रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होता है, ये सब ब्रिटिश से लिया गया है। थर्ड मेजर सोर्स है यूएसए, जिससे फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। इम्पीचमेंट प्रोसेस, जुडिशियल रिव्यूज एक्सेट्रा। एंड दीज आर अदर सोर्सेस। कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, यूनिटरी बायस्ड है। यूनिटरी बायस्ड मतलब जब इमरजेंसी या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होता है तब क्या होता है, सारा पावर ऑटोमेटिकली सेंटर के पास चला जाता है। तो ये कनाडा से लिया गया है। दूसरा है फ्रांस। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब जो प्रियम्बल में ऐड किया गया है ये सब लिया गया है। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो 42 अमेंडमेंट में लिया, 42 अमेंडमेंट में ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 51A, ये सब रशिया से लिया गया था। तो दीज आर द मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा का, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है। तो ये सब मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Is which of the following country has recently banned social media for the youth under 16 years? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑस्ट्रेलिया। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया पहला एक कंट्री है, पहला ऐसा कंट्री है जो किसी भी एज ग्रुप के लिए सोशल मीडिया बैन किया है। थर्ड क्वेश्चन इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 have been incorporated in the constitution in the year 1950। तो इसका सही उत्तर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल के एक सेक्शन था 1935 का एक्ट में। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू अबाउट। नॉट ट्रू मतलब सही नहीं है। तो नॉट वाला वर्ड काफी ध्यान दीजिएगा, ये काफी बार हमें धोखा दे देता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरा है इट हैज बीन इनेक्टेड एज पर द आर्टिकल 279A। प्राइम मिनिस्टर इज अ चेयर पर्सन, इट इज ए जॉइंट फॉर्म ऑफ स्टेट एंड सेंटर। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है। चेयरपर्सन है, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मतलब जिसका फॉर्म एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी भी आर्टिकल के थ्रू अगर फॉर्म हुआ है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया आपका,
इलेक्शन कमीशन, फिर यूपीएससी, एपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एटसेट्रा, एससी एसटी काउंसिल, एटसेट्रा। और दूसरे टाइप का बॉडी होता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दो तरीका का होता है, स्टैट्यूटरी बॉडीज और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज मतलब जब किसी भी पार्लियामेंट का किसी एक्ट के द्वारा फॉर्म होता है, क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। जैसे नेचर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, एटसेट्रा। उसके बाद होता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, जो किसी एक्ट के द्वारा नहीं, ऐसे किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या रिजोल्यूशन के थ्रू बनाया जाता है। जैसे हमारा नीति आयोग हो गया, पहले जो प्लानिंग और कमीशन हुआ करता था, ये वाला भी हमारा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज है। प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग से पहले था। ये कुछ फैक्ट्स है जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जीएसटी काउंसिल के रिलेटेड। 279 एक्ट, 279 अमेंडमेंट, मतलब 279 आर्टिकल, सॉरी 279 आर्टिकल से जीएसटी काउंसिल ने ये अमेंडमेंट एक्ट है, इसलिए ए लगाया गया है। दूसरा है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, और ये 2016 को लागू हुआ था और इफेक्ट हुआ था 1 जुलाई 2017 को। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। तो ये इसका सही उत्तर है 10 नवंबर। और इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड इंडिया में ये मिशन इंद्रधनुष चल रहा है। तो पहले 7 डिजीज के अगेंस्ट दिया जाता था, इसलिए इसका नाम इंद्रधनुष रखा गया है। अभी 10 डिजीज जैसे डिप्थेरिया हो गया, वुफिंग कॉफ, टिटानस, पोलियो, एटसेट्रा। हो सके तो इनमें से दो चार नाम याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है। हाँ, जैसे वुफिंग कॉफ इज कॉज्ड बाय डैश बैक्टीरिया, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो हो सके तो एक दो नाम याद रखिएगा, जैसे ये वाला। सिक्स क्वेश्चन इज आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। इसका सही उत्तर है असम। और ये कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाकुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरनौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये एक प्रपोज बर्ड सेंचुरी है, दीपोरबिल। दीपोरबिल हमारा ये जो रामसर साइड भी है, ओनली रामसर साइड इन असम, दीपोरबिल। ये एक रामसर साइट है, रामसर साइट इन असम, ये भी याद रखिएगा। तो ये एक प्रपोजल दिया गया है कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड न्यू बायोडिग्रेडेबल फॉर्म टू एड्रेस प्लास्टिक वेस्ट इन पैकेजिंग। ये बायोडिग्रेडेबल फॉर्म, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने बनाया है। बायोडिग्रेडेबल फॉर्म मतलब जो प्लास्टिक को, सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस करेगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल जो प्लास्टिक होता है वो डिग्रेड नहीं होता है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो उसको, उसका जो हम बोल सकते हैं, उसका जो रिप्लेसमेंट, अच्छा रिप्लेसमेंट, अच्छा डेवलपमेंट है ये बायोडिग्रेडेबल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वेयर इज द फर्स्ट बॉडरलैंड महोत्सव इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये इधर इधर पे कुछ असम का स्टेट, सॉरी असम का सिटीज, जैसे गुवाहाटी, तेजपुर, डिब्रूगढ़ दिया होता तो ज्यादा कंफ्यूजन होता, क्योंकि बोडोलैंड मतलब असम का रिलेटेड एक एरिया है। तो ये फिलहाल फर्स्ट ऐसा फेस्टिवल इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। तो ये कल्चरल फेस्टिवल है बोडो पीपल का, और ये बोडो पीस एकॉर्ड के बाद ये मेजर फेस्टिवल है, ऑर्गेनाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन न्यू दिल्ली। What is the objective of Know Your Medicine app launched by NADA? तो रिसेंटली ऐप लॉन्च किया गया है NADA द्वारा, नो योर मेडिसिन।
क्या होता है कि बेसिकली जो रेसलर लोग होता है और जो एथलीट्स होता है इंडिया इंडिया का, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाके क्या होता है, कभी कभी डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो इसका काफी वजह ये होता है कि उनको पता नहीं होता है कि कौन सा मेडिसिन बैंड है। तो इसको इसका सही उत्तर होगा टू एडुकेट एथलीट्स एंड कोचेस अबाउट एंटी डोपिंग। और ये साथ ही साथ डॉक्टर को भी एक मौका देगा कि कौन सा मेडिसिन एंटी डोपिंग मतलब बैन किया गया है वाडा द्वारा, एज पर वाडा प्रोहिबिटेड लिस्ट। तो इससे काफी फायदा होगा एथलीट्स को जानने में कि कौन सा दवाई वो ना ले, स्पेशली ड्यूरिंग एनी कंपटीशन। 10th question is which ministry has launched the AI enabled e-Tarang system? e-Tarang system ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली लॉन्च किया है। ये ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सिस्टम है जो बख्शराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के साथ मिलकर बनाया गया है। तो क्या करेगा, ये फ्री ऑपरेशन डिफेंस इक्विपमेंट ड्यूरिंग बोथ वार टाइम एंड पीस टाइम, डिसीजन मेकिंग में जल्दी से डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो ये एन आई ए आई एनेबल्ड सिस्टम है, इसका नाम है ई तरंग। और ये रिसेंट डेवलपमेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। 11th question is Dead Sea, which sea in the news is located between which two countries? इसका सही उत्तर होगा इजराइल एंड जॉर्डन। ये एक लैंडलॉक्ड लेक है, सॉल्ट लेक है। ये और एक ध्यान दीजिएगा ये बात, लोएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये सबसे लोएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। एवरेस्ट है हाईएस्ट और ये डेड सी है लोएस्ट। इसका सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, लगभग 28 to 29% सॉल्ट है। मतलब अगर हम लोग 3 ग्लास पानी लेंगे उस डेड सी से, तो 1 ग्लास क्या निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा। ये इतना हैवी, इतना डेंसर है कि उधर लोग डूबते नहीं, मतलब ड्राउन नहीं होते, बिकॉज ऑफ हायर डेंसिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 हेल्ड? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोवा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विजन पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट? तो इसका सही उत्तर होगा टू एम्पावर अंडर प्रिविलेज्ड यूथ थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड। तो ये दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विजन का फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। ये बेसिकली अंडर प्रिविलेज्ड यूथ को, बैकवर्ड क्लास जो पुअर या अंडर प्रिविलेज यूथ है उनको थोड़ा एजुकेशन और स्किल प्रोवाइड किया जाता है अंडर दिस स्कीम। और ये विजन पोर्टल रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। Which city of Madhya Pradesh is home to India's first modern self-sufficient गौशाला विथ बायो सीएनजी प्लांट? तो इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर। बायो सीएनजी क्या क्या होता है? बायो सीएनजी बेसिकली बायोगैस होता है। तो बायोगैस में हम लोग जानते हैं ज्यादातर क्या होता है, मीथेन गैस होता है, लेकिन उसमें ज्यादा इम्प्योरिटीज होता है। तो बायो सीएनजी में क्या होगा कि बायोगैस को ट्रीटमेंट किया जाएगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया जाएगा, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अलग किया जाएगा और सीएनजी एलएनजी ये सब निकाला जाएगा, मतलब प्यूरिफाइड मीथेन, 95% प्यूरिफाइड मीथेन गैस इससे निकाला जाएगा। तो ये बायो सीएनजी है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है कि बायो सीएनजी में कौन सा गैस होता है, ये सब। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड। उसमें प्रियम्बल में लिखा ही है। और 1950 का 26 जन को ये क्या हुआ,
इन फोर्स हुआ मतलब इफेक्ट हुआ। ये दो फैक्ट याद रखिएगा। एडॉप्ट पूछने से ये वाला डेट होगा, और ये साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है। और 1950 का 26 जनवरी क्या होगा, इन्फोर्समेंट और एनफोर्समेंट और इफेक्ट हुआ। रायमोना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? यह ऑप्शन होगा असम। सही उत्तर होगा असम। Which what is the primary vector responsible for transmitting Japanese encephalitis? तो ये इसका सही उत्तर होगा क्यूलेक्स मस्कीटो। ये एनाफिलिस तो मलेरिया, एडिस डेंगू। Next question is which organization recently released Global Wage Report 2024-25? तो इसका सही उत्तर होगा वेज रिपोर्ट। सिंस इट इज ए यूज वेज रिपोर्ट, तो ये पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि 2000 से लेके अभी 2024-25 में वेज इनइक्वलिटी थोड़ा डिक्रीज हुआ है ग्लोबली। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, इसके कारण ये रिसेंटली न्यूज में है। और ये ग्लोबल वेज रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है आईएलओ द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। इसका सही उत्तर होगा जर्मन वॉच। ध्यान रखिएगा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क ये जर्मन वॉच पब्लिश करता है, और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीआई ये तीन मिलके पब्लिश करते हैं, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड कैन इंटरनेशनल। रिसेंटली 2025 का रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, इसमें इंडिया 10th रैंक में था। पहले 10th रैंक में है, पहले 7th में था, थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। तो इसका इस इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका जो ये जो रिपोर्ट है उसका फर्स्ट 3 रैंक जो है ब्लैंक छोड़ा जाता है, क्योंकि इनका मानना है कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री इतना अच्छा नहीं कर रहा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो 4th पोजीशन में है डेनमार्क। Who has taken the oath recently as 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर है संजीव खन्ना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिलेटेड ये दो तीन चीज देख लीजिएगा। ये आर्टिकल एज पर 124 होता है, इनका मिनिमम बिलो 65 ईयर्स होना पड़ेगा, और इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। जैसे हाई कोर्ट का जज 5 साल से 5 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, एडवोकेट 10 ईयर्स, ये सब कोई भी एक क्राइटेरिया, इन तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया होना पड़ेगा। बिलो 65 ईयर्स होना पड़ेगा, तब जाके कोई एससी जज बनता है, सुप्रीम कोर्ट जज। और जज होने के बाद ये कॉलेजियम सिस्टम में जाके सीनियर बेसिस पे जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया दिया जाता है। वेयर इज ब्रिक्स 2024 समिट हेल्ड? तो इसका सही उत्तर होगा ये काजान रशिया। 2024 का ब्रिक्स समिट यहाँ पे हुआ था। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स ये कुछ एक्चुअली क्या हुआ था, 2009 में ये बनाया गया था। 2008 में, 8 या 7 में कुछ इकोनॉमिक्स ने बोला था कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये जाके फ्यूचर में वर्ल्ड को लीड करने वाला है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो इन्होंने सोचा कि इन चारों मिलके एक ग्रुप बनाया जाए। तो 2009 में ब्राजील, इंडिया, रशिया और चाइना मिलके एक ग्रुप बनाया गया है जो ब्रिक बोला जाता है। उसके बाद 2011 में शायद साउथ अफ्रीका के ज्वाइन किया गया है। तो ये अभी ब्रिक्स में ब्रिक्स बोला जाता है। इसमें 9 कंट्रीज है, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। ये रिसेंटली ऐड किए गए ये चारों।
हु इज द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर होगा ये ऑप्शन सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी के बारे में ये कुछ टर्म्स याद रखिएगा। ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है अंडर आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ये गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का, स्टेट और सेंट्रल किसी भी डिपार्टमेंट का ऑडिट करता है, बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। ये साथ ही साथ ये दूसरे कॉर्पोरेट्स को भी करता है जिसका जिसमें गवर्नमेंट का शेयर 51% से ज्यादा है। और सीएजी इज ऑल्सो स्टेट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लोकपाल। तो ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसमें। जैसे कौन सा आर्टिकल सीएजी से रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। कितना स्टेक ओनर से सीएजी ऑडिट करेगा किसी भी प्राइवेट कंपनीज को, और लोकपाल का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। 22nd question is, with reference to the electric vehicle in India, consider the following statement: more than 30% India's electric vehicles comprise four-wheelers. तो ये new study has found the shift of nighttime charging of e-vehicles could avoid additional 10% emission. तो ये कोई अच्छा रीडिंग नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि रात को चार्ज होने से इमिशन कम जाएगा। इमिशन तो कमेगा, जितना बार चार्ज होगा उतना ही इमिशन होगा, क्योंकि रात को कम करंट लगेगा, ऐसा तो बात नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। 30 मोर देन 30% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंप्राइज ऑफ फोर व्हीलर्स, ये भी गलत है। इतना परसेंटेज नहीं हुआ है अभी तक। तो ऑप्शन बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2। तीसरा क्वेश्चन है, which of the following is not entitled to free legal aid under National Service Authority NALSA? वुमेन एंड चिल्ड्रन, इंडस्ट्रियल वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये तीनों एलिजिबल है। ये वाला एलिजिबल नहीं है। ये 1 लाख होने से ठीक होता। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नॉट ट्रू बोला है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दीज आर द फैक्ट अबाउट नालसा। नालसा क्या है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके बाद इसका ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स जब बना, तब सिंस पुअर जो पीपल होते हैं उनको क्या होगा, उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं मिलेगा, ज्यादा अच्छा वकील अफोर्ड नहीं कर सकते इससे कारण। तो क्या हुआ, 39 आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया है। उसके बाद 39A इंसर्ट किया गया है कि उसमें डीपीएसपी है। डीपीएसपी में बोला गया है कि फ्री लीगल एड टू पुअर। इसका अकॉर्डिंग क्या है, नालसा फॉर्म किया गया है ताकि गरीब लोगों को उनको केस फाइल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट दिया जाए। इसका ये सब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है नालसा का। उसके बाद 22 भी है आर्टिकल, राइट अगेंस्ट डिटेंशन एटसेट्रा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वुमेन एंड चिल्ड्रन, शेड्यूल कास्ट, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, 1 लाख इनकम होना चाहिए। कोई भी स्टेट इससे बढ़ा भी सकता है एज पर द स्टेट कन्वीनियंस। और दूसरा बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाए तो 5 लाख तक, मतलब इनकम 5 लाख तक होना चाहिए। तो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू नालसा। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में बनाया गया था इस अमेंडमेंट के बाद। 24th क्वेश्चन, which of the following days is celebrated as the birth anniversary of भगवान बिरसा मुंडा? ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है और इनका बर्थ एनिवर्सरी को 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 5th एडिशन ऑफ विनवैक्स 2024, a bilateral army exercise was held recently. It is between, इसका सही उत्तर होगा, सॉरी मैंने मार्क नहीं किया, इंडिया एंड वियतनाम।
ये मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आता है। बहुत सारा है, जैसे मित्र शक्ति बिटवीन इंडिया श्रीलंका, उसके बाद शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया फ्रांस, गरुड़ा शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, ऐसा बोल के। तो ये रिसेंटली जो हुआ, मतलब जिस महीने एग्जाम है उसके आसपास जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है उसका इम्पोर्टेंस एग्जाम में बढ़ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।